पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर के अंदर या दूसरे बर्ड्स के कमर्शियल बर्ड के अंदर हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और उसके अगेंस्ट अब हम बैक्टीरियल वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम वायरल वैक्सीन इस्तेमाल करते थे आईबी के ख़िलाफ़, एनडी के ख़िलाफ़, लेकिन अब बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बैक्टीरियल वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं ताकि एंटीबायोटिक का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस क्यों आ रही है और इसके क्या नुकसानात हैं और इसको किस तरीके से कम्बाट किया जा सकता है, किस तरीके से इसको हम लेके चलें तो एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो के और आपके बर्ड को हेल्दी भी रखे और एक्टिव रखे। सबसे पहले तो जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो बैक्टीरियल डिजीज़ के ख़िलाफ़ बनाई गई थी कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाए, चाहे वो साल्मोनेला है, चाहे वो माइकोप्लाज्मा है, चाहे वो दूसरे बैक्टीरिया इकोलाई है, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाने लगी एंटीबायोटिक्स। तो उसके बाद वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर भी फार्मर्स ने जो थी एंटीबायोटिक्स थी इस्तेमाल करने शुरू कर दी उनकी ग्रोथ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बर्ड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। और जैसे जैसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता गया, ह्यूमन के अंदर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती गई, क्योंकि कोई भी ह्यूमन जब एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई उनको बुखार हो जाता है तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन या इस तरह की कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं जिससे जो साल्मोनेला गैलिनेरम है या आप टाइफेरियम है उसको आप रिड्यूस कर सकें। तो क्या होता था कि हम पहले मेडिसिन लेते तो फ़ौरन ठीक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ रही है जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट होने की वजह क्या है कि जो हम ब्रॉयलर को एज ए ग्रोथ प्रमोटर या एज ए हम डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए या आप डिज़ की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक देते थे, उसके रेजिड्यूल जो थे वो बर्ड के अंदर रह जाते थे, कि मतलब बर्ड के अंदर उसके असरात रह जाते हैं। अब असरात वैसे ही आपके घरों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम गोश्त खाते हैं, अंडे खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ब्रॉयलर के अंदर ही हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करें, हम ब्रॉयलर के अंदर इस्तेमाल तो करते हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ करवानी होती है। हम चाहते हैं कि इसको किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल अटैक ना हो जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है या इसकी एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी मास्क हो जाए। तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर कोई आने से पहले, कोई भी डिज़ीज़ आने से पहले उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके अगेंस्ट यूरोप ने क्या किया कि जब देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है, जो डिज़ीज़ का कंट्रोल है ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू कर दी कि किस तरीके से इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है। अब देखें कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है। क्या होता है कि जब बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि उससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। 3-4 तरीके होते हैं जो एंटीबायोटिक वर्क करते हैं, या तो उसके न्यूक्लिक एसिड को ख़त्म करके, जिसे हम डीएनए आरएनए बोलते हैं, उसको ख़त्म करके उसको प्रोडक्शन को रोकते हैं, या उसकी सेल वाल को या उसकी प्रोटीन को कम करके या उसकी प्रोडक्शन को रोक के बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ज़्यादा मेडिसिन हमें देनी पड़ रही थी तो क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे वो किल नहीं हो रहे थे। तो जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं बॉयलर के अंदर या एग्रीकल्चर एनिमल्स के अंदर, चाहे वो आप कह सकें स्मॉल रूमिनेंट्स हैं या लार्ज आपके पास एनिमल्स हैं, तो उनमें जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती थी, चाहे वो ट्रीटमेंट के तौर पर छोटी मोटी आ जाती हैं बीमारियां, जैसे हम इंसान हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर है, वो उसको बुखार हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उससे बचने के लिए एंटीबायोटिक हम यूज़ करते थे। अब उसके यूज़ को कम करने के लिए यूरोप ने 2006 के अंदर इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया कि अब सेफ़ यूज़ तक आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज ए ग्रोथ प्रमोटर और बर्ड की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अमेरिका ने
फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने क्या किया कि अमेरिका के अंदर इसको बैन कर दिया, एंटीबायोटिक को बैन कर दिया। अब क्या है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया थे या वहाँ पे जो डिजीज़ थी वो आ रही थी और एनिमल्स को ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से या ज़्यादा बैक्टीरिया आने की वजह से वहाँ पे डिज़ीज़ आउटब्रेक आ जाती थी। उसको ओवरकम करने के लिए बैक्टीरियल वैक्सीन का एक कंसेप्ट लाया गया कि बैक्टीरियल वैक्सीन किस तरीके से की जाती है, कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे दूसरे वैक्सीन होती हैं, आप जैसे आप समझ लें कि एनडी के ख़िलाफ़ होगी, आईबी के ख़िलाफ़ होगी या दूसरे जितने भी डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन करते थे इसी तरीके से बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन करने लगे। लेकिन इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं जिससे आप बैक्टीरियल वैक्सीन को यूज़ भी करते हैं और नहीं भी यूज़ करते। उसमें सबसे पहले कॉस्ट इफ़ेक्टिव आती है कि उसकी कॉस्ट जो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है इसको आपने ओवरकम करने के लिए बैक्टीरियल वैक्सीन ईजाद की। अब बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होती है, इसका बैकग्राउंड आपको समझ आ गया है कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की वजह से हमें बैक्टीरियल वैक्सीन बनानी पड़ी है। और बैक्टीरियल वैक्सीन वर्क कैसे करती है, इंशाल्लाह इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।